नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। बजट में विकास के कई दावे किए गए, चाहे वो किसानों को मदद करने की बात हो या फिर देश में नए एयरपोर्ट खोलने की, वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो या फिर मुद्रा योजना में लाखों करोड़ रुपए का लोन बांटने की। लेकिन एक आम आदमी बजट में क्या देखता है, उसकी सुई इसी बात पर अटकी रहती है कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। इसी पर हम आज करेंगे अपने खास शो नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट कि आज के बजट में मिडिल क्लास को आखिर मिला क्या। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव से पहले मिडिल क्लास को खुश करने के लिए उन्हें बजट में कोई गिफ्ट दिया जा सकता है। आज के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले बजट में सरकार ने 7 लाख तक की सालाना सैलरी वालों को इनकम टैक्स से छूट दी थी। किराए पर रहने वाले मिडिल क्लास को सरकार 2 करोड़ घर देने का वायदा कर रही है। सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की कोई घोषणा नहीं की गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बजट में मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी गई, जो देश में टैक्स का बहुत बड़ा जरिया है। महंगाई को काबू में करने के लिए भी कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं दिखी। खाने पीने की चीजों पर महंगाई का हाल हर किसी को पता है। ऐसे में घर का खर्चा चलाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। आज के बजट में वित्त मंत्री ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं जो देश के विकास को और गति देंगे। इनमें से कुछ पर नजर डाल लेते हैं। राज्यों को विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, जो 50 साल तक ब्याज मुक्त होगा। देश में 149 एयरपोर्ट हैं, जिन्हें बढ़ाकर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ले जाया जाएगा। 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इसमें लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह अहम योगदान रखते हैं। लखपति दीदी के लिए लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आखिर में सवाल यही है कि क्यों सरकार ऐसी योजनाएं लेकर नहीं आती है जिसमें सबका साथ सबका विकास के साथ साथ मिडिल क्लास का भी विकास हो सके। इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने परंपरा का निर्वहन किया है और चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्री ने यह जरूर बताया कि आने वाले वित्त वर्ष में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी और ग्रामीण विकास के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। अंतरिम बजट को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं। सरकार ने अंतरिम बजट का हवाला देकर महंगाई के मोर्चे पर हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? मिडिल क्लास को इस बजट से आखिर मिला क्या? चुनाव की नजर से यह बजट सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री अजय दुआ जी, और साथ ही जुड़ रही हैं कविता त्यागी जी, जो कि एक महिला हैं और घर चलाती हैं। उनको क्या उम्मीदें हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो चुनाव का साल है और केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट के क्या मायने हैं और लोगों को क्या मिलने वाला है? आम जनता जो नजरें गड़ाई हुई थी उसको कुछ हासिल हुआ या फिर तमाम चुनाव के मुद्दों को लेकर के ही चीजें तय की गई हैं? हमारे साथ बात करने के लिए अजय दुआ जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनाव के साल में जो इंटरिम बजट आया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं इस बजट को एक अंतरिम बजट कहूँगा। ये 3 महीने के लिए है और जुलाई में सरकार को फिर मौका मिलेगा अपना पूरे वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करना और उनकी जो भी अगर रिमेनिंग टर्म रहती है 4 साल, उसमें करने का। पर जब ये करते हुए सरकार ने 2 चीज़ें इस बजट में मैं महत्व की कहूँगा। एक कि उन्होंने कंटिन्यूटी रखी है, मतलब जो चीज़ें पहले कर रहे थे वो
और जो उनकी पॉलिसी थी, नीति थी, जो उनके मेजर्स थे, उन्होंने उनको बदला नहीं है किसी को भी। वो उसी को कहा है कि हम आगे ले जाएंगे। हो सकता है कि जब बारीकी से देखा जाएगा, जब उन्होंने कहा है कि हम 11% अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के 11 लाख करोड़ कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि इन योजनाओं के लिए जो खास करके कैपिटल की हैं, उस पूंजी लगाने की हैं जिसका रिजल्ट बहुत आगे आता रहेगा, हो सकता है उन सब में सरकार कुछ वृद्धि करे, कारण 11%। अजय जी, इसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं वो बहुत अलग कहानी कहते हैं। एक तो जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ नया नहीं किया गया, जो कि उम्मीद लगाए बैठा था, और मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा वोटर भी है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जिसकी सरकार है केंद्र में। दूसरी बात यह है कि 75,000 करोड़ रुपए राज्यों को देने की बात है, जो कि 50 साल तक कर्जे से मुक्त रहेंगे। तो एक तरफ तो आप जो मेन आपका वोटर है, कह लीजिए जो आम जनता है, उसको आपने कुछ भी फायदा नहीं दिया। दूसरी तरफ जो इतना बड़ा कर्ज दिया जा रहा है स्टेट्स को, तो वो एक अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला है। तो क्या क्या संदेश जाएगा इससे और क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जी, जो हो सकता है कि ये जो 11 लाख 11,111 करोड़ का जो रखा गया है प्रोविजन, जो स्टेट्स को पैसा दिया जा रहा है 75,000 करोड़ रुपया, वो शायद ये इसके अंदर का होगा। कारण उन्होंने कहा है कि कुछ कंडीशंस लगा के दिया जाएगा। तो कुछ खर्चा वैसे भी सेंटर करता है, कुछ स्टेट करता है, और फाइनेंस कमीशन जिसकी अगली कड़ी अब बन गई है, तो उनका हमेशा स्टेट्स को कुछ पैसा सेंटर से ट्रांसफ़र किया जाता है। ये 75,000 करोड़ हो सकता है कि ये उसी के अंदर का है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जो उनको मिलना ही था उसके साथ कंडीशंस लगा दी है। तो मैं कहूँगा, जो आप जिसके साथ आप संकेत कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस साल का अनुमान लगाया जाता है, जो वर्ष चल रहा है, 5.8% जीडीपी का होगा। अगले साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्रधानमंत्री जी ने फिर अभी जब वो समरी दे रहे थे उसका बजट का टिप्पणी भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम 5.1% पर लाएंगे और अगले साल उसको और कम करके 4.8% कर देंगे। तो मुझे आगे नहीं का लगता। प्रोजेक्शन हो गया अजय जी। अभी जो 3 महीने का चुनाव से पहले का वक्त है या चुनाव होने तक का वक्त है, उसके बाद भी आगे सरकार को ही जवाब देना होगा, चाहे कोई नई सरकार आए या भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सरकार ठीक रहे है। केंद्र में। लेकिन जिस तरह के प्रोविजंस दिए हैं, वो तो देश पर भार भी पड़ने वाली बात है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरफ तो कोशिश की है कि इंडस्ट्रीज को या किसानों को या तमाम राज्यों को सहूलियतें दी जाए, लेकिन जो मास में आम जनता है उसके लिए इसमें क्या दिखता है आपको? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कोई ही हम बड़ा अर्थ शेकिंग जिसे बजट होगा वो नहीं लाने वाले। 1 महीना पहले फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कह दिया था, और कल ये कह दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ने, कल या परसों उन्होंने जब बातचीत को टीवी से प्रेस से बात कर रहे थे। तो मेरा कहना है कि उन्होंने कोई संधि जो पहले बजट में दी गई थी, या कोई सुविधा, संधि मराठी शब्द है तो मैं मुंबई का हूँ, तो इसलिए सुविधा दी गई थी, तो वो कोई निकाली नहीं है। पिछले साल बजट में इनकम टैक्स रूल्स में जो अपेक्षा मिडिल क्लास हर साल करता है कि हमें इनकम टैक्स की कंसेशन दी जाएगी कुछ, और वो पिछले साल काफ़ी बदलाव किया गया था। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कह दिया है बहुत स्पष्ट कि मैं कोई इनकम टैक्स के दर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी या इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, किसी में कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो मैं कहूँगा कि कोई चीज़ नहीं है जो बजट में मिडिल क्लास को ये कह सके कि उनको घाटा पड़ेगा। अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं उनको फ़ायदा होगा कि नहीं। मैं कहूँगा उनके लिए 2-4 योजनाएं जो अनाउंस की गई हैं। एक मिडिल क्लास के लिए भी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन स्कीम अनाउंस की गई है, जो सरकार खर्चा करेगी, और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज़ में, 1 करोड़ घर रूरल एरियाज़ में, पहले जो 3 करोड़ कर चुके हैं उसके उसके एडिशन। सेकेंड, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो 3 बड़े रेलवे
एक कॉरिडोर्स का घोषणा किया है, उसका फ़ायदा सबको होगा। और मिडिल क्लास आज आजकल जैसे कहा जाता है कि वो गांव से जो शहर में आते हैं उनको तीन चीज़ें चाहिए, घर, रहने का, अगर खरीद नहीं पाते तो भाड़े का, वो भाड़े के घर को भी सरकार ने कवर कर दिया। और उनको ट्रांसपोर्ट लगता है, ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे और रोड्स के लिए खर्चा काफ़ी है। और मैं महत्व दूंगा रेलवेज़ का, इसके आधुनिकीकरण के लिए 40,000 अच्छे नए बोगीज जो वंदे मातरम में लिए जा रहे हैं। और ये तीन जो बड़े रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, एक सारे पोर्ट्स को लिंक करने का, दूसरा यहाँ पे मिनरल्स और अजय जी, सीमेंट है। इसमें इस वाले बजट में किसानों के लिए जी भी सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं और लगता है पिछली बार किसान जैसे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत थे, उनके आंदोलन, उनकी बातें, उनकी मांगें, तमाम चीज़ें थीं, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह का इन्होंने प्रोविज़न किया है, चाहे वो कर्ज माफ़ी को लेकर के हो, चाहे उसको सब्सिडी को लेकर के हो, या फिर आधुनिक तकनीक को दिए जाने की बात हो, तो क्या आपको क्या दिखता है कि आने वाले भविष्य में ये देने से ये किसानों का कितना हित होगा और किस तरह से सरकार के ऊपर भार पड़ने वाला है? देखिए जी, किसानों के लिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, और मैं शुरू से ये इसका सेइंग, हमें देश के किसानों के लिए और बहुत चीज़ें उनकी मदद के लिए करनी चाहिए। कि ये जो 3 कानून लाए थे, वो काफ़ी थे कि नहीं? मैं बोलूँगा नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए ज़रूरत है। वो देश के एक तरफ से पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिसको हमें गाँव में रख के खाना बनाना, मतलब खाना ग्रो करना, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, सबसे बड़ी डिफेंस से भी ज़्यादा मैं उसको महत्व दूंगा। अब हमें क्या उसका प्रोडक्टिविटी ज़मीन का बढ़ाना है, प्रोडक्शन टोटल बढ़ाना है, हम आयात कम करें, हो सके तो हम उसका निर्यात करें। इन सब चीज़ों को देखते हुए किसानों के लिए जो इस बार कहा गया है कि हम पहले हमने एनपीके लिक्विड स्टार्ट किया था, अब हम एनपीके के अलावा जो अपना वो पीके फॉस्फोरस एंड पोटैश होता है, वो भी हम लिक्विड फॉर्म में, जिससे सरकार जिसके सुविधा मिलेगी, वो कहा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट धड़ा किसान और इंडस्ट्रीज और तमाम दूसरे जो आम जनता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट धड़ा होता है महिलाओं का, जो कि घर का बजट देखती हैं, घर के लिए वो बहुत सारी उम्मीदें करती हैं। हमारे साथ कविता त्यागी जी भी जुड़ गई हैं, जो कि महिला हैं और घर चलाती हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या उम्मीद करती हैं इस पूरे बजट से। कविता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपने देखा कि जो प्रोविजंस किए हैं सरकार ने, जिस तरह का इंतजाम किया है आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, घर के बजट के लिए, क्या दिखता है आपको? देखिए जी, अभी बजट में तो ऐसा कुछ महिलाओं के लिए महिलाओं का बेसिक जो होता है वो किचन होती है। किचन में तो अभी सारी चीजें ही हमको लगता है कि महंगी हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, इस टाइम महंगाई इतनी ज्यादा है कि हर चीज को घर की मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी ये अंतरिम बजट है, अब देखिए 3 महीने 4 महीने बाद जब गवर्नमेंट आती है तो सोच के आती है महिलाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है महंगाई के कारण। डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगे। अभी तो सरकार ने कुछ ना बढ़ाया है ना घटाया है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है का मिडिल क्लास सोचे, क्योंकि सोचना पड़ेगा, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। और ये बजट में अच्छा अजय है जी, कि एक तरीके इन्होंने से देखा जाए तो जिस तरह से कविता जी बता रही हैं और जिस तरह से प्रोविजन किया गया है बजट में, तो महंगाई के मुद्दे पर तो सरकार ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया या कोई ऐसी संकेत ही नहीं दिया कि उसको लेकर के वो बहुत चिंतित है। तो एक तरफ तो चुनाव का वक्त है, जिसमें आमतौर पर माना जाता है कि उस वक्त बहुत लोक लुभावन टाइप का बजट दिया जाता है, ताकि भले ही वक्त 3 महीने का हो, प्रोविजन चाहे इंटरिम बजट का हो, लेकिन उम्मीद ये सरकार से की जाती है कि शायद इस वक्त आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इस तरह की कोई इन्होंने इंतजाम नहीं किए। महिला, अभी कविता जी बता रही थी कि उनके लिहाज से महंगाई पर कोई जो फर्क पड़ना था, जो उस पर सपोर्ट देना था, वो नहीं दिया गया। आम जो जनता है, जो सैलरी पेड है, जिस उसको कोई राहत नहीं दी गई। तो क्या लगता है, जो चुनाव का टाइम है, इस पर इसका कोई असर आ सकता है? शैलेंद्र जी, देखिए, बड़े आराम से सरकार कुछ जिसे रेवड़ियाँ कहते हैं दे सकती थी। अब प्रश्न ये है कि सरकार को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हम जो भी देश में चल रही है प्रतिक्रिया, कि हम ये
मार्च महीने हो या अप्रैल महीना हो, हम इलेक्शन जीत के वापस आने वाले। तो ये कॉन्फिडेंस 2019 में थी जो, उससे भी ज़्यादा है। तब भी 2019 में भी अगर आप याद करेंगे, सरकार ने ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट, मतलब लोगों को देना और उसके बाद विड्रॉ कर लेना वगैरह नहीं किया। इस बारी जो सरकार ने करना था, मैं ये कहूँगा होशियारी से किया। उन्होंने 5 साल के लिए अन्न देना, मुफ्त जो अन्न देना है, वो योजना पहले बजट से पहले ही सरकार ने अनाउंस कर दी है, उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा। और वो भी कितना, 810 मिलियन लोगों को 1400, एक एक हमारा 1.4 बिलियन से बहुत बड़ी संख्या है। वो लोग खुश रहेंगे, खुश थे। और आपको अब ये 5 साल का वायदा कर रही है सरकार, ये तो है कि उसका केंद्र मतलब सरकार होगा। को इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा सत्ता में आने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खुश करने वाला बजट देने की चिंता नहीं की, बल्कि उन चीज़ों पर फोकस किया है जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है आने वाले बजट में इसकी व्यवस्था करें, लेकिन अभी जो दिखता है, आमतौर पर राजनीति करने वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती, वो हमेशा ऐसी कोशिश करती हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ा जा सके। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, वो क्या दिखता है, किस वजह से आपको लगता है कि उनको लगता है कि वो दोबारा सरकार में आएंगे ही, इसी वजह से उन्होंने ऐसा प्रोविजन नहीं किया? देखिए, उसका एक जो सरकार देख रही है कि अब उनके पास 29 में से 28 18-19 स्टेट्स में तो उनका ही, प्रदेशों में उनका ही लीड चल रहा है। ठीक है, तो एक भाग है देश का जहाँ पे, दक्षिण का, जहाँ पे ज़्यादा उनके पास नहीं है। सरकार ने उस पर प्रयत्न जरूर करेंगे, पर जैसे हम जानते हैं, पूरे 550 सीटों में से साउथ के इन 4 स्टेट्स का मिला के 130 सीट्स आती हैं। और वहाँ पे कोई नेशनल लेवल पार्टी भी नहीं है जो कहे कि वो जीत के चारों स्टेट्स आ जाएगी और ऑपोजिशन बड़ा बन जाएगा। वहाँ जो है वो रीजनल पार्टीज, स्थानिक जो पार्टियां हैं, वो चारों स्टेट्स में अपना जीतती है। तो सरकार, हो सकता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत प्रदेश सरकार, अभी बिहार में ही आपने देखा है, पूरे के पूरे वो लोग अपना मेजॉरिटी में होने के बाद भी, या थोड़ा बहुत बंदोबस्त करके, वो पूरे के पूरे बीजेपी में ही आ गए हैं। तो इसलिए सरकार को लगता नहीं। और आ, मैं ये कहूँगा, स्पष्ट टीवी में बात हो रही है पॉलिटिकल इशू की, तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को लगता नहीं कि पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट में भी सरकार की ही सरकार, ज़्यादा सरकारें ये उन्हीं तो के पास राजनीति है। के लिहाज से बात हो गई, लेकिन आम जनता क्या सोचती है? कविता जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि जिस तरह का प्रोविजन किया, आम जनता के लिए कोई बहुत ज़्यादा खुश करने वाला बजट नहीं दिया। महिलाएं भी इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखती हैं, लेकिन एक आम जनता की तरह, एक आम वोटर की तरह आप क्या सोचती हैं? जैसा अजय जी अभी कह रहे थे कि उनको कॉन्फिडेंस है, अलग अलग स्टेट्स में उनकी सरकार ऑलरेडी है, और जिस तरह की अभी उन्होंने व्यवस्था की है और जिस तरह का माहौल चल रहा है, उससे उनको उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार है, उसके आने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया है, या फिर आपका कुछ अलग मत है? और हमें ये भी उम्मीद है कि वो महिलाओं के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लिए, जरूर कुछ ना कुछ वाले बजट में अच्छा लाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, उन्होंने बाकी सब कुछ ठीक दिया है, वही रेवड़ियां नहीं बांटी हैं। ये भी उनकी एक अच्छाई है कि उन्होंने किसी को कोई लालच नहीं दिया है कि भाई ये ले लो या वो ले लो। जो था वैसा ही है। लेकिन आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद कर सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो मिडिल क्लास के लिए और महिलाओं के लिए जरूर सोचें हमारी तो तरफ शायद से। ऐसा बस पहली थोड़ा बार होगा जब केंद्र सरकार कोई अंतरिम बजट लाई है और चुनाव से ठीक पहले, और जिसमें आम जनता भी, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी कह रही है कि शायद आगे उनको मिलेगी और इसकी उम्मीद में है। और आप अर्थशास्त्री होते हुए भी ये मान रहे हैं कि भले ही ये लोक लुभावन बजट नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के लिए उम्मीद, आगे मजबूती के लिए उम्मीद बनी हुई है। तो ये जो परसेप्शन है, जो ये थॉट है, ये क्या दिखाता है? क्या एक आम राय बन गई है कि जो सरकार कर रही है केंद्र सरकार, वो बिल्कुल सही है, या फिर इसी में उम्मीद की जो किरण दिखती है वही आगे के लिए रास्ता दिखाती है? बिल्कुल। अगर वो 1 घंटा बोली हैं, पेज 200-300 पेज का बजट निकलेगा कि हर चीज़ उसमें बिल्कुल ठीक की गई है। जो सरकार का प्रयत्न होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल, उन सबको बैलेंस करना। और आपको पहले याद ही होगा
अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। पॉलिटिकल शब्द कभी ड्रॉप किया गया है और इकोनॉमिक्स कह दिया। हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गई है। और पहले क्या चल रहा है राज में, राजकीय क्या चल रहा है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स अर्थशास्त्र का जी बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। आजकल जो इकोनॉमिक्स है वो भी पॉलिटिकल हो गई है। आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस मुद्दे पर हमारी राय ये है कि मोदी सरकार को केंद्र में लाने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई तो वो है किसान, मजदूर और मिडिल क्लास। मोदी सरकार पिछले 5 साल से गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है। किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि लोन दिए जा रहे हैं। इससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मुफ्त की रेवड़ी की वजह से लोग अब मेहनत करने से बचते हैं और सरकार के खजाने पर बोझ भी बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि मुफ्त का राशन बांटने की बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छे पर्यावरण पर ध्यान लगाए ताकि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सके। हमें उम्मीद है लोकसभा चुनाव में आने वाली सरकार लोगों को राहत जरूर देगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा और अंतरिम बजट के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तो लोगों की ख्वाहिशें भी जरूर पूरी होंगी। तो आज के बजट पर यह थी नुक्ताचीनी। अगली बार किसी और नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।